नमस्कार विद्यार्थियों। आज नाकाबंदी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसके प्रकार के बारे में मैं बताऊंगी। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि नाकाबंदी रणपोतों द्वारा शत्रु के समूचे समुद्र तट अथवा उसके कुछ हिस्से के मार्ग को इस उद्देश्य से बंद करना होता है ताकि किसी जलपोत या विमान का आगमन और निर्गमन न हो सके। तो नाकाबंदी के कई तरह के प्रकार हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहला है जैसे कागजी परिवेष्टन। यह परिवेष्टन का या नाकाबंदी का वह रूप है जिसमें घोषणा करने वाली शक्ति इसे घोषित कर देती है किंतु प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित करने की योग्यता नहीं रखती। उसके पास इतने रणपोत नहीं होते कि शत्रु के बंदरगाहों में जहाज़ों के आने जाने पर रोक लगाई जा सके, इसलिए यह केवल कागज पर लिखी गई एक घोषणा मात्र रह जाता है। इसीलिए इसको कागजी नाकाबंदी कहा जाता है। लॉरेंस ने ये कहा कि यह तटावरोध नहीं है वरन अनधिकृत रूप से तटस्थ जलपोतों को हानि पहुंचाने का एक अवैध प्रयास है। क्योंकि पर्याप्त जलपोत नहीं होते और उसके अभाव में फिर प्रभावशाली तरीके से नाकाबंदी नहीं की जा सकती। दूसरा है प्रभावशाली नाकाबंदी या परिवेष्टन। जब परिवेष्टनकर्ता अपनी जंगी पोतों की सहायता से शत्रु के बंदरगाहों में दूसरे राज्यों के जहाज़ों का आना जाना पूर्ण रूप से रोक देता है तो यह प्रभावशाली परिवेष्टन कहलाता है। यानी पूर्ण रूप से जब कट ऑफ कर देता है जलपोतों के द्वारा तो यह प्रभावशाली नाकाबंदी के अंतर्गत आता है। फिर है जैसे सामरिक परिवेष्टन। सामरिक परिवेष्टन या नाकाबंदी शत्रु के समुद्र तट के विरुद्ध किए जाने वाले सैनिक कार्यों का अंग होता है। इसका उद्देश्य तटवर्ती शत्रु सेनाओं से प्राप्त होने वाली सहायता पर रोक लगाना है। इस प्रकार से बाहर से आने वाले सभी हथियार और रण सामग्री रुक जाती है तथा परिवेष्टनकर्ता राज्य अपनी रणनीति को सफल बनाने का सार्थक प्रयास कर सकता है। सामरिक परिवेष्टन द्वारा शत्रु सेनाओं को प्राप्त होने वाली समस्त सहायता बंद कर दी जाती है। फिर है जैसे व्यापारिक परिवेष्टन। व्यापारिक परिवेष्टन में शत्रु के समुद्र तट का अन्य देशों के साथ वाणिज्य संपर्क विच्छेद कर दिया जाता है किंतु इस तट पर कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की जाती। पहले इसके तटावरोध को अवैध माना जाता था किंतु आजकल ऐसा नहीं किया जाता। जिस राज्य को स्थल मार्ग से व्यापार की सुविधा नहीं है उसे तट नाकाबंदी से विशेष क्षति होती है और आत्मसमर्पण अथवा संधि के लिए विवश भी हो जाना पड़ता है। तो व्यापारिक परिवेष्टन या नाकाबंदी भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जिससे शत्रु राज्य अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है। आगम तथा निर्गम तटावरोध, जैसा कि ओपनहाइम ने 2 भागों में विभक्त किया है परिवेष्टन को। जब किसी बंदरगाह अथवा समुद्र तट पर प्रवेश में रोक लगाई जाती है तो यह आगम परिवेष्टन होता है और जब वहाँ से निकलने पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो यह निर्गम परिवेष्टन कहलाता है। सन 1854 के क्रीमिया युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने डैन्यूब नदी के मुहाने का ऐसा ही परिवेष्टन किया था। वास्तविक तथा बाध्यकारी परिवेष्टन की कुछ आवश्यक बातें हैं जिनकी चर्चा मैं आप लोगों के साथ यहाँ करना चाहूँगी। जैसे पहला है उचित संस्थापन। असली परिवेष्टन शत्रु देश के सर्वोच्च अधिकारी के आदेश से किया जाता है और इस प्रकार यह कानूनी हैसियत रखता है। दूसरा है प्रभावशीलता। परिवेष्टन का प्रभावशील होना बहुत आवश्यक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अन्यथा वो कागजी कार्यवाही होकर रह जाती है। यह कार्यवाही केवल घोषणाओं या कागजी आदेशों तक सीमित न हो बल्कि इसे व्यावहारिक बनाया जाना आवश्यक है। व्यावहारिक बनाने के लिए काफ़ी शक्ति की आवश्यकता होती है।
एक बार परिवेष्टन करके जल्दी उसे उठा लेना भी उचित नहीं, इससे राष्ट्र की दुर्बलता भी प्रकट होती है। तो इसको प्रभावी बनाने के लिए 1856 में पेरिस घोषणा तथा 1909 में लंदन की घोषणा ने काफ़ी बल दिया था। इसमें कहा गया था कि परिवेष्टन तभी प्रभावशाली होता है जब तट तक पहुंचना पूर्ण प्रतिबंधित हो जाता है। तट पर युद्ध जलपोतों की जंजीर इतनी सघन होती है कि उसे तोड़कर निकलना किसी जहाज का खतरे से रहित नहीं रहता। फिलिमोर एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि वास्तविक या तथ्यानुसार परिवेष्टन में अनेक जहाज़ों की पंक्ति बनाई जाती है। ये जहाज परिवेष्टित बंदरगाह के मुहाने पर एक मेहराब सी बनाए रहते हैं। यदि यह किसी स्थान पर भंग होती है तो समस्त परिवेष्टन भंग हो जाता है। इसी बात को फ्रांसिस्कावाद में निर्णय देते हुए 1855 में न्यायाधीश लशिंगटन ने कहा कि जिस स्थान पर परिवेष्टन किया जाए वहीं निरीक्षण के लिए समुद्री शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि उसके कारण उस स्थान में आना जाना, वहाँ से निकलना संकटपूर्ण हो। फिर है जैसे निरंतर संचालन, तो नाकाबंदी लगातार और अबाध गति से चलनी चाहिए, तभी वह प्रभावी होगी। यदि परिवेष्टन को प्रभावशाली बनाने वाला बेड़ा वापस लौट आता है तो यह परिवेष्टन की समाप्ति माना जाता है। हाँ, कई बार मौसम की खराबी के कारण जहाजी बेड़ा हटकर कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थान पर चला जाए और फिर आ जाए तो उसे नाकाबंदी को कोई हानि नहीं पहुंचती है। अधिसूचना के बारे में भी 1909 की लंदन घोषणा में बताया गया था कि नाकाबंदी की व्यवस्था पूर्ण रूप से तभी हो सकती है जबकि नाकाबंदी करने वाला राष्ट्र नाकाबंदी क्षेत्र के विषय में सब देशों को सूचना भेज दे। यह सूचना युद्धरत सरकार द्वारा भेजी जाए या सेना के सर्वोच्च सेनापति द्वारा प्रसारित की जानी चाहिए। इस सूचना में नाकाबंदी प्रारंभ करने की तिथि, नाकाबंदी का तट तथा संबंधित देश का नाम भी होना चाहिए जिसकी की नाकाबंदी करनी होती है। फिर है जैसे निष्पक्षता, तो नाकाबंदी करते समय सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि ऐसा न करके कुछ युद्धमान राज्यों को छूट दी जाए और दूसरे तटस्थ राज्यों को इसे वंचित किया जाए तो यह पक्षपातपूर्ण होगा और इसलिए अवैध भी होगा। तो इस तरह से नाकाबंदी के लिए कुछ आवश्यक बातें होती हैं जिनका पालन करना चाहिए, और कुछ बातें ऐसी भी हैं जिससे परिवेष्टन की समाप्ति समझी जाती है, परिवेष्टन समाप्त हो जाता है। जैसे युद्ध समाप्त होने पर परिवेष्टन करने वाली शक्ति इसे वापस ले लेती है और जब यह प्रभावशाली नहीं रहता तो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। यदि किसी कारण से नाकाबंदी करने वाले जहाज़ों की शक्ति क्षीण हो जाए जिसके परिणाम स्वरूप वह कार्य साधक न रहे तो उस अवस्था में भी नाकाबंदी को समाप्त माना जाता है। शक्ति पुनः प्रबल होने पर वह राज्य नाकाबंदी को नई घोषणा के साथ पुनः जारी कर सकता है। परिवेष्टन की समाप्ति के विभिन्न कारण कहे जा सकते हैं, जैसे युद्ध की समाप्ति या परिवेष्टनकर्ता सरकार द्वारा उसे हटा लेना, यानी जो नाकाबंदी कर रहा है देश वो अपनी इच्छा से अपने जहाजी बेड़े हटा ले, या इसका नाकाबंदी का प्रभाव समाप्त हो जाए। जैसे लगातार इसका उल्लंघन होता है और वह प्रभावी नहीं रहती तो समझा जाता है कि नाकाबंदी का अंत हो गया। फिर कई बार नाकाबंदी जो देश करता है तो नाकाबंदी करता शक्ति को शत्रु द्वारा पराजित करके भी हटा दिया जाता है। कई बार परिवेष्टित स्थान अथवा बंदरगाह को विजयी युद्धमान द्वारा अपने अधिकार में ले लेना, वो भी नाकाबंदी समाप्ति समझी जाएगी। परिवेष्टन करने वाला जहाजी बेड़ा यदि समुद्र तट से हट जाता है तो भी ऐसा समझा जाता है कि परिवेष्टन समाप्त हो गया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कई बार मौसम के कारण थोड़ा हटाकर खड़ा कर दिया जाए जहाजी बेड़े को और वापस लगा दिया जाए तो वो समाप्त नहीं होगा। कई बार हम देखते हैं कि परिवेष्टन का उल्लंघन भी किया जाता है। तो परिवेष्टन भंग की जब तक कोई कार्रवाई न की जाए तब तक वह दंडनीय नहीं माना जाता।
जब कोई जहाज़ परिवेष्टित बंदरगाह में प्रवेश करने का प्रयत्न करता है तो उसे परिवेष्टन भंग करने का अपराधी मान लिया जाता है और जहाज़ के साथ साथ उस पर लदे माल की भी दुर्गति हो जाती है। ऐसे जहाज़ में लदे माल को अपराधी मानने का आधार यह है कि माल लादने वाले को परिवेष्टन के अस्तित्व का ज्ञान था और इसलिए यह परिवेष्टन के उल्लंघन का गुप्त रूप से अपराधी है। लंदन घोषणा में यह स्पष्ट किया गया था कि परिवेष्टन भंग करने वाले जहाज़ को दंडित किया जाएगा। इस जहाज़ पर लदा हुआ माल परिवेष्टन भंग करने के अपराध से केवल तभी मुक्त माना जा सकता है जब यह सिद्ध हो जाए कि माल लादते समय व्यापारी को परिवेष्टन का ज्ञान नहीं था। अर्थात इसका तात्पर्य है कि जब किसी भी जहाज़ को या किसी भी देश को ये पता हो कि नाकाबंदी कर रखी है, उसके बावजूद अपने जहाज़ को सामान से लाद कर उस नाकाबंदी को तोड़ता है तो वो माल भी दंड का भागी होगा। विलियम स्कॉट ने बताया कि परिवेष्टन भंग करने के लिए यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि परिवेष्टन वास्तविक और प्रभावशाली था। इसे भंग करने वाले पक्ष को परिवेष्टन की जानकारी थी और परिवेष्टन लागू होने के बाद जहाज़ निषिद्ध क्षेत्र में आया था। तो यदि ये तीनों बातें साबित हो जाती है, इसका मतलब परिवेष्टन भंग हुआ है। ओपनहाइम ने भी माना कि परिवेष्टन होते हुए भी बिना आज्ञा किसी जहाज़ का आगमन या निर्गमन परिवेष्टन का अतिक्रमण माना जाएगा और यदि इसके दंड से बचने का प्रयास किया गया तो यह भी एक अपराध ही होगा। तो परिवेष्टन के भंग के संबंध में विभिन्न देशों का व्यवहार एक जैसा नहीं रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका की परंपरा के अनुसार परिवेष्टन भंग के परिणाम स्वरूप इस तथ्य की जानकारी करनी चाहिए कि जहाज के अधिकारियों को परिवेष्टन स्थापित होने की जानकारी थी। परिवेष्टन की सूचना की प्रक्रिया भी विभिन्न देशों द्वारा अलग अलग अपनाई जाती है। इटली और फ्रांस में राजनयिक और स्थानीय दोनों तरीकों से सूचना दी जाती है। तो जब कोई जहाज़ परिवेष्टित क्षेत्र में प्रवेश करने को तत्पर होता है तो परिवेष्टनकर्ता के रणपोत द्वारा उसे रोककर चेतावनी देनी चाहिए तथा इसे अपनी दैनिक नौ पंजिका में अंकित करना चाहिए और ऐसा नहीं होने पर किसी जहाज़ को अपराधी नहीं माना जाता। तो इस तरह से परिवेष्टन का उल्लंघन भी माना जाता है। धन्यवाद।